क्या? तो जेई मेन में सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड द सेम syllabus will be there for JEE advance also. Almost 98-99% syllabus is similar. कुछ एक दो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जेई मेन में एक्स्ट्रा आ जाते हैं। जेई मेन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। मैं लेटेस्ट पैटर्न बता रहा हूँ। पैटर्न हर साल, हर 2 से 3 साल में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं वो। सिंगल ऑप्शन करेक्ट 20 क्वेश्चंस होंगे प्लस 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन मीन तुम्हें न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा और उस न्यूमेरिकल का लेट से तुम्हारा वैल्यू आया कुछ 15, तो तुम्हें 15 आंसर टाइप करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, बोथ एग्जाम, जेई मेन एंड जेई एडवांस। शेयर ऑनलाइन ही एग्जाम्स होते हैं। नीट अभी तक ऑफलाइन है, बट इट मे बी पॉसिबल जब तुम नीट दोगे आफ्टर इन 2023 वो हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि सारे एग्जाम धीरे धीरे ऑफलाइन से ऑनलाइन में जा रहे हैं। अभी के लिए तो वो ऑफलाइन। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट 20 क्वेश्चन, 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो इस साल का लेटेस्ट पैटर्न था। उसके बाद मैं एडवांस की भी बात करूंगा। इसमें हमारे पास सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मोर देन वन करेक्ट, देन पैसेज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, देन इंटीजर टाइप होते हैं, मैट्रिक्स मैच होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ये रहा यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। इंटीजर टाइप में इंटीजर वैल्यूज आएंगे, सब्जेक्टिव में यू कैन हैव 50.56 ऐसे भी वैल्यू हो सकते हैं। क्लियर? न्यूमेरिकल बेस्ड बेसिकली। ये कुछ पैटर्न मैंने लिखे हैं और इसके अलावा हो सकता है कुछ नया ही पैटर्न पे आईआईटी अपना क्वेश्चन डिजाइन करके बना सकें, और इसमें से इट मे बी पॉसिबल कि सिर्फ 2 या 3 टाइप के आए या 4 टाइप के आए या सारे टाइप के आ जाए। ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है जैसा जेई मेन का होता है। और आईआईटी कभी भी एडवांस का पैटर्न डिक्लेयर भी नहीं करते हैं। इट इज ऑलवेज सरप्राइज फॉर एवरीवन। जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तभी हमें उसका एग्जैक्टली पैटर्न पता लगता है। क्लियर? अब तक कुछ सालों में जो पैटर्न आया वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस टाइप से कुछ पैटर्न होता है, इसके अलावा भी कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट एट द सेम टाइम the concept is similar that we are going to study in physics, chemistry and maths for the next 2 years. वही कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट कुछ बाहर से नहीं आता है। अब फिर ऐसा जेई एडवांस में क्या स्पेशल होता है जेई मेन से, मैं तुम्हें एक जस्ट कट ऑफ बता देता हूँ या मार्क्स बता देता हूँ। इस बार का ही जो सुमित बेरा यदि हम लें, जो नासिक रेजोनेंस सेंटर से था, उसका जेई मेन में जो मार्क्स थे वो थे कुछ 263 आउट ऑफ 300। 263 आउट ऑफ 300, थोड़ा सा वेरी हो सकता है, मतलब इसके आसपास थे, 260 के आसपास 300 में से। उसके जेई एडवांस में मार्क्स थे 245 आउट ऑफ 396। मतलब मार्क्स तो कम हुए ही, ये 300 था, ये 396, 400 का पेपर था ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली एडवांस में जो डेप्थ होती है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी उस एग्जाम को हम अच्छा कर सकते हैं। और इस बार जो जेई एडवांस का कट ऑफ था, कट ऑफ वॉज अराउंड, मतलब आईआईटी में जिसको एडमिशन मिल रहा है, जिसके मार्क्स इस बार जेई में 30% आ गए, उसको आईआईटी मिल रहा था जेई एडवांस, ओनली 30% मार्क्स। मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ 15-20,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 30% मार्क्स आए थे, या नहीं तो 30% मार्क्स भी नहीं आए थे। तो बेसिकली एडवांस का जो लेवल होता है, लेवल मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन यू हैव टू यूज दैट कॉन्सेप्ट इन न्यूमेरिकल्स। तो हम कितना अंदर तक सोच सकते हैं। और पता है आईआईटी में कभी ऐसा नहीं होगा, 2 साल में हमने ऑलमोस्ट, मान के चलो तुमने 2 लाख क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, तो 2 लाख क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी मैच करता है आईआईटी के फाइनल एग्जाम। तो फिर जब क्वेश्चन मैच नहीं करते तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? बेसिकली हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। यदि तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, ये डेफिनेट है, जो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन में वो हम 100% कॉन्सेप्ट कवर होगा हमारा। तो हम जितना पढ़ेंगे क्लास में उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्वेश्चन फिर भी कभी देखा हुआ नहीं आएगा, वहां पे एक नया ही क्वेश्चन होगा, या जो पढ़ के समझ के फिर हमें सॉल्व करना होता है। तो एडवांस का पैटर्न थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। मेंस भी कॉन्सेप्चुअल होता है बट उतना डेप्थ नहीं होती है,
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको तुम ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, हम एडवांस के लिए अच्छे से पढ़ते हैं तो मेंस में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट हाँ क्वेश्चन के लेवल का थोड़ा डिफरेंस है। तो जस्ट एग्जाम के बारे में था। जेई मेन यू कैन गिव 2 अटेम्प्ट्स। अच्छा तुम्हें किसी टीचर ने ऑलरेडी बताया है क्या इसके बारे में या नहीं बताया? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो तो मैं बता ही देता हूँ, मतलब ऑलरेडी रिपीटेशन ना हो फिर अगर मैं ये पूछूं। ओके, जेई मेन 2 अटेम्प्ट होते हैं जेई मेन के। जनरली एक जो अटेम्प्ट होता है, अभी कोविड सिचुएशन में इट मे बी पॉसिबल इस साल के लिए थोड़ा चेंज हो जाए, बट एक अटेम्प्ट होता है जेई मेन का जनवरी और सेकंड अटेम्प्ट होता है अप्रैल। इफ यू वांट यू कैन गिव एनी वन अटेम्प्ट, इफ यू वांट यू कैन गिव बोथ द अटेम्प्ट। यदि तुम दोनों अटेम्प्ट दे रहे हो, जो तुम्हारा बेस्ट स्कोर होगा वो कंसीडर किया जाता है। एक अटेम्प्ट दे रहे हो तो उसका कंसीडर किया जाएगा। और जेई मेन जब तुम क्वालिफाई करोगे उसके बाद मई में जाकर एडवांस का एग्जाम होता है। क्लियर? ये मेन का एग्जाम, ये एडवांस का एग्जाम मई में होता है। कोविड सिचुएशन में डेफिनेटली इस बार काफी चेंज हो गया था। जनवरी अटेम्प्ट वाज एज इट इज, बट अप्रैल की जगह एक्सटेंड होके सितंबर में हुआ और ये मई की जगह सितंबर में हुआ। क्लियर? तो मेंस क्लियर करोगे। अच्छा, मेंस क्लियर करना मतलब कितने मार्क्स होते हैं? इट इज नॉट फिक्स्ड, बेसिकली दे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। फर्स्ट 2,20,000 स्टूडेंट जो भी 10 से 12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पहले 2 लाख बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो आईआईटी एडवांस देने के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर आईआईटी एडवांस होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे तुम्हें आईआईटी कॉलेज मिलता है। इसमें 12th बोर्ड का जो वेटेज होता है, मतलब कहीं भी रैंक में कंसिडर नहीं किया जाता है, बट कुछ ये क्राइटेरिया है, यू हैव टू बी इन टॉप 20 परसेंटाइल। समझना, परसेंटाइल इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम परसेंटेज। तुम जिस भी बोर्ड में एग्जाम दे रहे हो, लेट्स उस बोर्ड का 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तुम टॉप 20 स्टूडेंट्स में हो तो तुम आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे। यदि तुम टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं हो तो आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे, चाहे तुम एडवांस क्वालिफाई कर लो। और ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है कि बच्चा आईआईटी क्वालिफाई कर ले और उसके टॉप 20 परसेंटाइल में ना हो, या तो टॉप 20 परसेंटाइल और एदर 75 परसेंटेज इन एब्सोल्यूट टर्म। 75% आ गए तब भी ठीक है, टॉप 20 परसेंटाइल में आए 75% नहीं है तब भी ठीक है, क्योंकि कुछ बोर्ड्स में 75% लाना उतना इजी नहीं होता है। क्या? तो दोनों में से एक भी तुम फिट करोगे तो आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे जब तुम्हारा मेंस और एडवांस दोनों क्वालिफाई हो। तो ये कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न है। क्या कंटेंट होता है? तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है और तीनों ही सब्जेक्ट हमें इक्वली फोकस करना होते हैं। हमें अब ये फर्क नहीं पड़ता हमें तो फिजिक्स अच्छा लगता है, हमें तो मैथ्स अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा लगता है वो मैटर नहीं करता है, एग्जाम में क्या आ रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। क्लियर? और ऐसा है, देखो आईआईटी का जो एग्जाम है, मैं आईआईटी के बारे में पहले बताऊं, आईआईटी जेई जो एग्जाम है शायद वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा पूरे एशिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि ये सबसे टफेस्ट एग्जाम हो, बट एट द सेम टाइम इट इज रियली वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू अचीव वेरी हाई, और वी कैन गो अप टू अ वेरी हाई लिमिट जस्ट गिविंग वन एग्जाम। मैं जस्ट तुमसे एक एग्जाम्पल ले लिया, मिसाल है, हम आईआईटी जेई का एग्जाम दे रहे हैं, हमारा जेई क्वालिफाइड हो जाता है, तो यार हमने क्या किया 2 साल, नो डाउट हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट यदि 5 से 6 घंटे के तुम्हारे लेक्चर हो रहे हैं तो 5 घंटे के बाद तुम्हें मिनिमम 6 to 7 आवर घर पे सेल्फ स्टडी करना होगा। बट सिर्फ पढ़ना ही है हमें। देखो यदि हम दूसरे एग्जाम्स की बात करेंगे ना, इफ यू टॉक अबाउट हायर स्टडी, मैं बात करता हूँ मास्टर ऑफ साइंस की या कैट की, क्लियर, जो एमबीए के लिए होता है। और मास्टर ऑफ साइंस होता है इफ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडी अब्रॉड, मास्टर डिग्री होती है, 2 ईयर कोर्स होता है जनरली। तुम इसके लिए जाओगे तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तुम्हें उनका एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, टेट में एमएस में इंटरव्यू देना है, तुम्हारा थ्रू आउट रिजल्ट 10th का 12th का ग्रेजुएशन का सब कुछ काउंट होगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक एंट्रेंस एग्जाम दो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आईआईटी जेई के साथ जो अच्छी बात है वो ये है, सिर्फ और सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम है, 3+3 6 और का पेपर होता है एक दिन, वो 6 घंटे तुमने अच्छे से परफॉर्म किया तो तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म, तुम आईआईटी में चले जाओ।
तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसा है, तुम्हारा जो भी दूसरी XYZ एक्टिविटीज कैसी, कुछ मैटर नहीं करती। बट पता है तुम जब कैट के लिए जाओगे, तुम्हारा कम्युनिकेशन, तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन, तुम्हारा सारी पूरा थ्रू आउट कैरियर, तुम्हारा तुम्हारा बेसिकली परसेंटेज इन 10th 12th ग्रेजुएशन, सब कुछ चेक होता है यहाँ पर। फिर रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू अलग। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी स्क्रीनिंग होती है, और एक भी स्क्रीनिंग में बाय चांस हम गलत हो गए तो हमारा सिलेक्शन मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छी बात है, हमें सिर्फ पढ़ना है, बुक पढ़ना है, अच्छे से साइंस पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चंस करके आने। वो 6 घंटे हमने अच्छा कर दिया, 2 साल मेहनत करके सब कुछ मतलब सब कुछ सही है। फिर उसके बाद हमें कोई स्क्रीनिंग नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है उसके बाद। तो यार इसलिए एग्जाम अच्छा भी है, और टफ होने का रीजन ही है कि सिर्फ एक ही स्क्रीनिंग है तो थोड़ा टफ है। बट वी आर, इफ वी आर डिटरमिन्ड कि हाँ ये पैटर्न होता है, ये कोर्स है, ये सब सिलेबस है, हमें बस इसको करते चले जाना है। या तो तुम देखोगे आईआईटी में, मतलब केट एमएस के लिए जो बच्चे जाते हैं, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेट्रो से होते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा अवेयरनेस होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। एमएस के लिए काफी रुपए भी लगते हैं, फी काफी हाई होती है। इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर ऑफ साइंस अब्रॉड, मतलब 2 से 2.5 करोड़ तक का खर्चा आ जाता है। तो वो सारी चीजें आ जाती है पिक्चर में। तो ये मेट्रो सिटी वाले बच्चे थोड़ा बेटर करते हैं। बट आईआईटी में तो तुम जाओगे, तुम देखोगे 70% बच्चा, मतलब ऐसे जगह से जो छोटी जगह है, मतलब टॉप 10 लार्जेस्ट सिटी में भी इंडिया में काउंटिंग, वहां से सिलेक्शन होते हैं। क्योंकि सिर्फ साइंस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के समझना है। क्या तो ये अच्छी बात है, मतलब हमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ आईआईटी में सिलेक्शन का एक ही क्राइटेरिया है, हमें एग्जाम देना है पढ़कर। देयर इज नो अदर क्राइटेरिया कि हम फीस ज्यादा पे कर दें। तुम 1 करोड़ भी फीस दोगे, 10 करोड़ भी दोगे, तब भी आईआईटी में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। और अच्छी बात है, जब हमें एडमिशन मिल रहा होगा, शायद आईआईटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे कम फी चार्ज करता है, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट होकर। या मैं तुम्हें जस्ट बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन आईआईटी दिल्ली 2006 टू 2010, मेरी जो फी था वो था 32,000 पर ईयर। इतना फीस था पर ईयर, और मुझे स्कॉलरशिप मिलता था 36,000 का। ये मुझे स्कॉलरशिप मिलता था, मतलब फीस 32,000, स्कॉलरशिप मिलता था 36,000। स्कॉलरशिप आईआईटी में इतनी स्कॉलरशिप होती है, हर सेकंड स्टूडेंट को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिली होती है। तो यार तुम्हें कुछ, तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो स्कॉलरशिप, तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो स्कॉलरशिप, तुम्हें एनटीएससी क्वालिफाइड हो तो स्कॉलरशिप। तुम बेसिकली, इफ यू आर योर फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट दैट मच कैपेबल, तुम्हारी फैमिली इनकम 8 लाख या 10 लाख से कम है, तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। मतलब ऑलमोस्ट जीरो फीस पे पढ़ते हैं आईआईटी में बच्चे। तो फी होती भी है तो बहुत कम, और उसमें भी, ये मैं थोड़ी पुरानी फीस बता रहा हूँ ना, अभी शायद 32,000 से बढ़ के 1 लाख समथिंग हो गई है पर ईयर, जो भी बहुत ज्यादा नहीं। उसमें भी स्कॉलरशिप मिल जाती है ऑलमोस्ट 100%। तो ये अच्छी बात है, मतलब ओवरऑल हमें जस्ट डिटरमिन लेना है कि क्या करना है हमें आईआईटी के लिए। अब मैं सेम टाइम पर नीट का यदि बताऊं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जियोलॉजी, %25 वेटेज, 25% वेटेज, 25, 25, दोनों मिलकर 55 हो जाते हैं, सॉरी 50% हो जाते हैं। So the weightage of biology is more in comparison to physics and chemistry. 45 questions होते हैं फिजिक्स से नीट में, 45 questions from chemistry, 45 from botany, 45 from zoology, total 90 questions. Clear? So biology का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है, बट ये जो 90 क्वेश्चन होते हैं, ये मान के चलो जो बच्चे अच्छा रैंक ला रहे हैं, अच्छा रैंक मतलब मैं टॉप 500 टॉप 1000 की भी बात करूं, 90 में से 80 क्वेश्चन, 85 to 88 क्वेश्चन वो सही करते हैं। इवन बहुत सारे बच्चे 90 में से 90 क्वेश्चन भी सही करते हैं। तो 90 मतलब 360 मार्क्स का पेपर होता है, हर क्वेश्चन +4 -1 पैटर्न फिक्स होता है इसका। तो टोटल 180 क्वेश्चन इंटू 4, 720 मार्क्स का नीट का एग्जाम होता है। 720 में से 360 मार्क्स बायोलॉजी होता है। तो बायोलॉजी एक ऐसा पार्ट है नीट का जो बोल सकते हैं थोड़ा सा इजी पार्ट है। मैक्सिमम बच्चे, इसमें बहुत सारे बच्चे इंडिया में
90 में से तो 360 मार्क्स में से 260 के ऊपर स्कोर करते हैं, तो इसमें तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, हमें अच्छा स्कोर करना ही है बायोलॉजी में। क्लियर? 360 में से मतलब जिसका रैंक आ रहा है, सिलेक्शन हो रहा है एमबीबीएस के लिए 300 प्लस स्कोर आता है। मेनली जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना नीट में, वो करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। दे आर समवॉट टफ इन कंपैरिजन टू बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो के कंपैरिजन में टफ होते हैं, नो डाउट। आईआईटी एडवांस लेवल का एक कहीं भी नहीं होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब आईआईटी एडवांस लेवल बहुत ज्यादा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का नीट और जेईई मेन के लेवल से। इसमें 45 मिनट में 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईआईटी में पता है 60 मिनट में 18 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट से भी ज्यादा, या हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो तुम इससे ही अंदाजा लगा सकते हो, 1 मिनट 1 क्वेश्चन, 3 मिनट 1 क्वेश्चन। उसमें भी उसका जो कट ऑफ है वो 50% से भी कम है, और इसका कट ऑफ 70% होता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा एग्जाम का लेवल डिफरेंट है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही अप्रोच करना होता है, पढ़ते टाइम भी, टेस्ट के टाइम पे, एनालिसिस के टाइम पर। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो नीट में डिसाइड करते हैं किसका सिलेक्शन हो रहा है और किसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम काफी बार इसको लाइटली ले लेते हैं कि चलो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, हमें तो डॉक्टर बनना है, हम तो बायो पढ़ेंगे। तो अच्छी बात है बायो पढ़ो, बट उसको डॉक्टर बनने के पहले तुम्हें ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर करना है। और जो भी बच्चे उसको लाइटली लेते हैं, डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ उनका मतलब नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यही जिनका स्ट्रांग होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, इजी भी होता है रिलेटिवली। तो मैं एक रफ आइडिया देता हूँ, 180 मिनट 180 क्वेश्चन, पता है 90 क्वेश्चंस में बच्चों को रफली टाइम लगता है सिर्फ 35 टू 40 मिनट। इतने टाइम में बच्चे एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं बायो का। अब जो बचा हुआ इसमें 50 मिनट्स है ना, उसको यूटिलाइज करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिर भी टाइम कम पड़ जाता है। तो ये थोड़े से हार्ड होते हैं, टफ होते हैं इन कंपैरिजन टू बायो। प्रैक्टिस करनी होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एनसीईआरटी से बाहर जनरली बायो में कुछ नहीं जाता है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी तो कवर करना ही है हमें, एट द सेम टाइम थोड़ा सा हायर लेवल तक जाना होता है इन कंपैरिजन टू 12th बोर्ड। या और क्या होता है, एक तो बायोलॉजी के बच्चों में, मतलब जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनमें एक फोबिया बन जाता है कि नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमारा नहीं है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हमें नहीं समझ में आता। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना इसमें मैथमेटिक्स यूज होता है उससे कहीं ज्यादा मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स में। तो पहली चीज, बिल्कुल ये माइंडसेट नहीं बनाना है कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट नहीं है। जिसको ये फीलिंग आ गई मेडिकल की प्रिपरेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट नहीं है, उसका सिलेक्शन वहीं पे खत्म हो गया। तो जहां भी अच्छे रैंक आती है फिजिक्स केमिस्ट्री के वजह से ही आती है, जहां सिलेक्शन रुकता है फिजिक्स केमिस्ट्री के वजह से ही रुकता है। बायोलॉजी जनरली मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं। क्या और कट ऑफ भी मैं बता देता हूँ। 720 मार्क्स में से जो कट ऑफ होता है दैट इज अराउंड, हर साल थोड़ा वेरी करता है, बट हाँ 500 से 560 570 तक वेरी करता है टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए 500 से 560 के बीच में मार्क्स, मतलब इतना कट ऑफ होता है। तो 560 के ऊपर लाओगे तो डेफिनेटली तुम सिक्योर हो। तुम 600 के ऊपर लाओगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल, लास्ट ईयर तक एम्स के कॉलेज में जो एडमिशन होता था एम्स में एमबीबीएस के लिए, वो नीट के मतलब एम्स का एक एग्जाम होता था, एम्स ही नाम था उस एग्जाम का, उसके थ्रू होता था। बट फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स एम्स वो हैज बीन स्क्रैप्ड आउट, उसको एग्जाम को खत्म कर दिया गया, सारे के सारे एम्स में एडमिशन अब नीट के थ्रू होने लगा है। या तो जो एम्स में एडमिशन लेने वाला है वो भी अब सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करता है। तो ये बोल सकते हो एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसलिए है कि जो बच्चा एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, डेफिनेटली वो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा कैलिबर होना चाहिए, वो भी नीट में कंपटीशन में आ गया है। और अच्छी बात है कि नीट का लेवल एम्स के लेवल से थोड़ा कम था, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल एम्स से तो काफी कम है नीट का। क्लियर? एम्स का लेवल जेई एडवांस लेवल होता है, तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में अब उतना नहीं जाना है, बट हाँ कट ऑफ हाई जाएगा तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है, हमें 100% सिलेबस अच्छे से कवर करना है। एडवांस में ऐसा होता है तुम्हारे एक दो टॉपिक थोड़े छूट भी गए ना, लूज भी हो गए, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। नीट में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मतलब एक मिनिमम लेवल तक होना चाहिए। दोनों अपने एग्जाम अपने अपने जगह, ऐसा नहीं बोल सकता कि आईआईटी में एडमिशन टफ है या नीट में एडमिशन टफ है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे एग्जाम, दोनों का अप्रोच अलग है, कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है?
कुछ क्वेश्चन थे। अनुष्का का था, सर हाउ मेनी यू स्कोर्ड इन एडवांस। जब मैंने दिया था अनुष्का आईआईटी का एग्जाम 2006 में, तो मेरा स्कोर था 244 मार्क्स आउट ऑफ 552। मतलब रैंडम होता है, 552 का था उस टाइम, तो 37% के अराउंड था। तो मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1118, जिस पे मुझे काउंसलिंग में आईआईटी दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग मिला था। नीट एज ऑफ नाउ इन वन स्टेज। अनुष्का का क्वेश्चन था सर जेई दो स्टेज में है, नीट एक ही स्टेज में है। अभी तक तो एक में ही क्लियर, और चेंजेस होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। जब भी चेंजेस आते हैं, अनाउंस होता है, तभी हमें पता लगता है, पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है इसके बारे में। आर्य जोशी का मैसेज था, सर व्हाट आर मैट्रिक्स क्वेश्चन। मैट्रिक्स क्वेश्चन हम देखेंगे, मे बी पॉसिबल कि 2 से 3 लेक्चर बाद हम उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तुम्हें पता लगेगा। क्लियर आर्य? चलो, ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ जेई का, नीट का। किसी को कुछ लगता है कि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भी। अच्छा, आज ही मैं एक 9 के बच्चे से मिला था, उससे से डिस्कशन हो रहा था सेंटर पर। तो उसने ये पूछा कि सर मतलब मुझे जाना तो मेडिकल प्रिपरेशन के लिए, बट आसपास वाले घर वाले ये फोर्स कर रहे हैं कि आईआईटी करना बेटर है, सिर्फ 4 साल मेहनत लगेगी। इफ यू आर गोइंग फॉर एमबीबीएस, डॉक्टर की लाइन में जाओगे तो 10 से 12 साल मेहनत लगेगी। तो यदि बाई चांस तुम्हारे में से हो सकता है किसी का एक क्वेश्चन हो, तो हमें एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए, आईआईटी के लिए जाना चाहिए, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। डजंट मैटर 4 इयर्स लगेंगे या 14 इयर्स लगेंगे, एटलीस्ट जो 14 साल हम कर रहे होंगे हमें पसंद तो होगा, हमें रिग्रेट तो नहीं होगा कि हमें शायद फील्ड में चले जाते हैं। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें बायोलॉजी पसंद है, यू कैन गो फॉर मेडिकल। तुम्हें मैथ्स साइंस पसंद है, तो यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग। इवन तुम्हें फ्यूचर में लगता नहीं डॉक्टर बनना एक नोबल कॉज है, सोसाइटी में ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, मुझे वो ज्यादा अपील मतलब करेगा अंदर से, तुम उसके लिए जा सकते हो। ये मैटर नहीं करता है ना कि कितने साल लगेंगे, जितने साल लगेंगे तुम इंजॉय तो कर रहे होंगे ना उस फील्ड। तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? और ये जो ब्रिज कोर्स है इसीलिए कि तुम अपना इंटरेस्ट भी जान लो सब्जेक्ट को लेकर भी। बायोलॉजी में, मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है दोनों में, वो तो ऑप्शन है नहीं। हाँ, बट एक बार यदि हमने चूज कर लिया तो फिर 100% हम उस पर फिक्स रहे, अब हमें अच्छे से करना है। क्लियर? यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग, जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले। मैथमेटिकल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री more similar to physics। देखो, chemistry is divided in 3 parts: physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry। Physical chemistry is mainly deals with the mathematical part of chemistry whenever we want to perform some calculation। किस टाइप का कैलकुलेशन? चलो, केमिस्ट्री में हम डील कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन से। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। If you take 1 kg nitrogen, then how many kg hydrogen is required to produce ammonia? तो जहां पे नंबर की बात आ गई, कैलकुलेशन की बात आ गई, क्लियर? एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसमें 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो कितना टेम्परेचर राइज होगा। तो जहां भी कैलकुलेशन पार्ट आ गया वो फिजिकल में काउंट करेंगे। इसमें मेनली हमें, तुमने जो 9th में पढ़ा होगा, बताता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, structure of atom, Bohr's model, calculation of radius of electron, calculation of velocity of moving electron, वो सारा कैलकुलेशन देखना है हमें। फिर एटॉमिक क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था तुम्हें।
मोल कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, डेफिनेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, देन किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे मोल्स को रिलेट करना है, वो सब कुछ। देन आता है गैसेस स्टेट, if we have gases in a system, what is the pressure of gas, how to relate pressure, volume, temperature and all the properties of gases, yeah? फिर इसमें थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट, इक्विलिब्रियम, आयोनिक, एसिड, बेस, उनका कैलकुलेशन पार्ट, ये फिजिकल में काउंट होगा। सेकंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बेस्ड ऑन रिएक्शन, केमिस्ट्री बेस्ड ऑन रिएक्शन। को रिएक्शन आ गई, तुमसे पूछा गया when N2 added in O2 what will be the product at 1000 Kelvin। तो हमें ये पता लगना चाहिए कि 1000 केल्विन पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो जो भी रिएक्शंस होंगे वो हमें पढ़ना होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यार क्वालिटेटिव पार्ट है केमिस्ट्री का, जिसमें हमें रिएक्शंस को मेमोराइज करना होगा। देखो यदि मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है? इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ फैक्ट, सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, ग्रैब करनी होगी, मेमोराइज भी करनी होगी, थोड़ा सा मगअप करना होगा यहाँ पर। क्लियर? वैसे तो नीट और आईआईटी में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मगअप करनी होती चीजें, लॉजिकली रिलेट भी करेंगे। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक का पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ carbon containing compound। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम वो वाला सब कुछ देखेंगे जिसमें कार्बन कंटेनिंग होगा। अभी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्पेशल क्यों पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है? व्हाई वी आर स्टडीइंग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एज अ 1/3 पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो एक सेपरेट सेक्शन ही बना दिया गया। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड। यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली, तो कोई और बच्चा बोलो। अथर्व, आर्य, आयुष, एनी वन ऑफ यू? Why we are studying carbon containing compound in a separate part of chemistry? ऐसा क्या एक एलिमेंट में स्पेशल है? हमारे पास 110 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट को लेके पूरा केमिस्ट्री बना दिया हमने। आर्य बोलो। सर कार्बन बाकी एलिमेंट्स के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। हमारे आसपास इतने सारे सब्सटेंस, इतने सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कार्बन कंटेनिंग है, जिनमें कार्बन का कंटेंट है। इवन हमारे बॉडी के पार्ट, टिश्यू, वुड, प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब इवन अवर फूड इज हाइड्रोकार्बन, दे आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यार इवन मैं जो इंक लिख रहा हूँ ये कार्बन है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है जो कार्बन है। जो पेपर पेन है, पेपर है, नोटबुक है, वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो हमारे आसपास इतने सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है कि उसको हमने उसकी स्टडी के लिए एक सेपरेट सेक्शन बना दिया है। तो मेजॉरिटी ऑफ अराउंड अस कंटेनिंग कार्बन एटम। तो 3 सेक्शन है, तीनों का यदि तुम मुझसे वेटेज पूछोगे नीट में या आईआईटी में, ऑलमोस्ट 1/3 1/3 1/3। मतलब केमिस्ट्री का जितना वेटेज है उसका 1/3 ऑर्गेनिक, 1/3 इनऑर्गेनिक, 1/3 फिजिकल, इक्वल वेटेज है तीनों का ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल हैव इक्वल वेटेज। वी नीड टू फोकस ऑन ऑल थिंग, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इक्वली, हमें पसंद आए या ना आए। ऐसा नहीं कि हमें तो ऑर्गेनिक पसंद नहीं है या हमें फिजिकल पसंद नहीं है, तो पसंद से अब कुछ नहीं होगा, हमें तीनों का इक्वल वेटेज है, एग्जाम को देखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो 2 साल है ना तुम्हारे 11th एंड 12th, और स्पेशली तुमने तो 10th मिड से स्टार्ट किया है, तुम्हारे साथ एडवांटेज है कि तुम 2 से 2.5 महीने तुम्हारे पास एक्स्ट्रा होंगे। ये 11th एंड 12th, दिस 2 years and 3 months will be very very crucial for you in your life। तुम, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज मेरी आइडेंटिटी क्या है? कोई भी मुझसे, मैं कहीं भी जॉब लेने जाऊंगा या किसी से मिलूंगा एक सोसाइटी में, मुझसे कोई पूछेगा मैं क्या हूँ, तो मेरा सबसे पहला आंसर ये होगा
आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, मतलब ये मेरी आइडेंटिटी होगी बेसिकली। अच्छा भी बताओ, जो मैंने आईआईटी से बीटेक किया, ये जो आइडेंटिटी है ये मेरे साथ क्यों ऐड हुई? क्योंकि मैंने आईआईटी में एडमिशन लिया। आईआईटी में एडमिशन मुझे क्यों मिला? बिकॉज आई हैड स्टडी फॉर दिस 2 इयर्स 11th एंड 12th। मैंने वो 2 साल अच्छे से पढ़ा, मेहनत की और मुझे आईआईटी में एडमिशन मिला। तो बेसिकली कहीं ना कहीं लाइफ में जो 11th एंड 12th ये 2 साल थे, बहुत ज्यादा मैटर कर गए कि मैं आज लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, या कोई भी। आज सबसे पहले हम किसी का भी बात करें, गूगल का सीईओ कौन है, नाम बताओ। सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई कहाँ से पास आउट है तुम्हें पता है? IIT आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर। IIT खड़गपुर। उसकी आइडेंटिटी बेसिकली, तुम सुंदर पिचाई का जब भी कोई भी नाम सुनता है हमारे दिमाग में क्या पिक्चर आती है? आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी पास आउट। कब उसने अपनी आइडेंटिटी बनाई? बेसिकली जब वो 11th 12th में। हम बात करें नारायण सत्यमूर्ति, हम बात करें किसी भी डॉक्टर्स की, तो 11th और 12th ये 2 साल बहुत क्रूशियल होते हैं इफ यू आर इन साइंस फील्ड। मैं ऐसा नहीं बोलूं कि 2 साल में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म होगा, बट हाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। 2 साल हार्ड वर्क करके यदि हम अच्छी जगह चले जाते हैं तो पूरे लाइफ में हमारे साथ रहता है। क्रूशियल उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू आर इन साइंस, पीसीएम और पीसीबी, तो थोड़ा सा सीरियस रहना है, सिंसियर रहना है, चीजें समझनी है कि क्या सही है क्या गलत है। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, 10th का जो प्रिपरेशन है बोर्ड का और आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो दोनों का पढ़ने के तरीके में डिफरेंट होता है, उससे हमें समझ में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और ये जो 2 से 2.5 महीने मिलेंगे तुम्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा इस चीज का, कि तुम बाद में फील करोगे क्लियर कि ये 2-2.5 महीने में तुम्हें कितना तुमने चीजें गेन की। मैं नहीं बोलूंगा इसमें हम तुम्हें बहुत सारा पढ़ा देंगे, पढ़ाने में तो हमने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारा जो बोर्ड का कंटेंट है उसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे आईआईटी और नीट के लेवल तक। बट उसके अलावा तुम्हें जो समझने को मिलेगा, अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये ज्यादा मैटर करेगा। मतलब तुम्हारी तुम्हारी थिंकिंग ओपन होगी उसके कारण। हम ऐसा नहीं कि तुम्हें आधा 11th पढ़ा देंगे भी, आधा आईआईटी का पढ़ा देंगे, आधा नीट का पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करना। हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है अभी तुम्हें 10th को अच्छे से करना है, नो डाउट। उसके साथ साथ तुम्हें जब फील देनी है कि हाँ ऐसा करना होगा हमें आगे, तो कुछ कुछ चैप्टर 10 से 20% चैप्टर तुम्हारे कवर होंगे। या ओके, if you want to ask anything about like study, about exams, about subject, पूछ सकते हो। उसके बाद नहीं तो मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ फिर। कुछ पूछना है? किसी का कुछ तो मन में होगा कि हाँ ये पूछा जाए, तुम अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, तुम चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। कौशल का मैसेज है सर, विच पार्ट ऑफ केमिस्ट्री विल बी टॉट बाय यू? आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। तो जो फिजिकल इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो 2 पार्ट में लेने वाला हूँ। एनीथिंग एल्स? अनुष्का, अर्चित, करें स्टार्ट फिर केमिस्ट्री? तुम अनम्यूट कर सकते हो ना चाहो तो। सर, डू द टोटल मार्क्स ऑफ जेई एडवांस vary each year? Yes, definitely are there. IIT Advanced, the total marks is not fixed. They are not same always. Even if you see the last 5-6 year papers, तो तुम्हें लगेगा कि ये तो एक भी बार मैच नहीं हुए, कभी 360, कभी 390, कभी 296, मतलब बहुत रैंडम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, पैटर्न, बट द कॉन्सेप्ट विल बी सेम जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो हमें उसके लिए तो प्रिपेयर रहना ही है। पैटर्न कुछ भी हो, मार्क्स कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है। मैंने जब जेई का एग्जाम दिया था 552 मार्क्स का, तो जस्ट जैसा मैंने तुम्हें बताया, इस साल 396 का था, लास्ट ईयर 360 का था। ओमकार का मैसेज, सर व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर सब्जेक्ट्स इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड फॉर बोर्ड्स? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फॉर पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर पीसीबी, ये 3 तो फिक्स होते हैं। 4th एंड 5th सब्जेक्ट जब तुम आओगे, कंप्यूटर साइंस होगा, आईटी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, एक फिक्स होता है, वो भी, वो सब कुछ तुम्हें टाइमली बताया जाएगा क्या होगा उसका। या
Then Archit ka message है, sir in JEE Advanced also will the weightage of PCM will be equal? Yes, in all the exam of JEE main, JEE Advanced, PCM equal weightage 1/3, 1/3, 1/3. मैथ्स का ज्यादा वेटेज नहीं होता है, जैसा नीट में होता है। बायोलॉजी 50% है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिजिक्स 1/3, केमिस्ट्री 1/3, मैथ्स 1/3। क्लियर अर्चित? देन अनुष्का का मैसेज है, सर हाउ मच वी नीड टू रिवाइज द टॉपिक और कॉन्सेप्ट टू गेट इट। वो मैं अभी क्या बताऊं, डे 1 पे तुम्हें कैसे रिवाइज करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। यू विल नॉट गेट दिस थिंग, सो विद टाइम आई एम गोइंग टू लेट यू नो एवरीथिंग, कब कैसे करना है, तो उसका अभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाउ मच शुड वन एवरेज स्टूडेंट स्टडी ईच डे फॉर नीट? देखो दो चीजें हैं, अच्छा क्वेश्चन है कि हमें बेसिकली नीट में आईआईटी में सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो तो मैटर करना ही है, एट द सेम टाइम हम जितना टाइम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी इफिशिएंसी क्या है, कितना इफेक्टिव है। ऐसा तो नहीं कि जब मैं रूम में पढ़ने बैठा हूँ तो मेरे सामने मोबाइल है, आधे टाइम किसी का उसमें मैसेज आया, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, कुछ भी, मैं पढ़ रहा हूँ उसमें कुछ एक मैसेज आता है, मेरे 5 मिनट उस मैसेज को देखकर फिर हंस के फिर कुछ सोच के फिर रखता हूँ, फिर 5 मिनट और सोचता हूँ, तो 10 मिनट उसमें खराब, फिर पढ़ने वापस बैठता हूँ। इफिशिएंसी डेफिनेटली इट डज मैटर कि हम कितने इफिशिएंटली काम कर रहे हैं, कितने इफिशिएंटली पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ते टाइम कितना फोकस है। जस्ट मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूँ। ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल। हम एक रूम में 3 स्टूडेंट रहते थे, तो तीनों ही आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो यार तो जो 3 स्टूडेंट थे उसमें से मतलब एक मेरा फ्रेंड था, वो रफली मान के चलो 5 घंटे के क्लास के बाद 2 से 2.5 घंटे पढ़ता था बस। फिर मैं 6 से 7 घंटे पढ़ता था, एक और फ्रेंड था वो भी इतना ही, वो मुझसे भी 1 ज्यादा पढ़ता था, 7 to 8 बोल सकते हैं। इसका रैंक आया था कुछ 433 आईआईटी में फाइनल रैंक, हम दोनों का रैंक 1100 के आसपास। तो ये 2 से 2.5 घंटे जो पढ़ रहा था, मतलब वो जो 2.5 घंटे पढ़ता भी था, एक तो फोकस था लेक्चर में उसका। अब काफी बार होता है कि हम लेक्चर सुन रहे होते हैं, 2 बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं, एक का अटेंशन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ज्यादा होता है, तो क्लास में अटेंटिव ज्यादा था, थोड़ा सा फोकस था, थोड़ा सा एप्टीट्यूड लेवल भी हमसे ज्यादा बेटर था। तो शायद मैटर ये नहीं करा कि उसने 2-2.5 घंटे पढ़ा पूरे साल में, हाँ बट कंसिस्टेंट। बट उसमें भी उसकी 433 रैंक आई, हमारी 1100-1200 रैंक कुछ आई। तो मैटर ये नहीं करता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, मैटर साथ में एट द सेम टाइम ये भी करता है कि हम जो पढ़ रहे हैं कितना इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं। मुझे पता था मेरा एक एप्टीट्यूड लेवल एवरेज था, मैं बहुत इंटेलिजेंट कभी नहीं रहा हूँ, मैंने स्कूल में कभी टॉप नहीं किया अपनी क्लास में, कभी टॉपर नहीं रहा हूँ। बट मुझे ये पता था मैं साइंस पढ़ूंगा, मुझे समझ में आता है, मैं हार्ड वर्क करूंगा तो डेफिनेटली मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो जो 6 से 7 घंटे लेक्चर के बाद, 5 घंटे के बाद, मतलब 12 घंटे के आसपास में पढ़ता था टोटल डेली बेसिस पर, उसी के कारण मेरी रैंक आई। यदि मैं 2-2.5 घंटे पढ़ता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो मुझे ये पता लग गया था कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। बट आईआईटी में ये डेफिनेट है, अच्छा 2 से 2.5 घंटे पढ़ के आईआईटी निकालना या नीट निकालना रेयर केसेस होते हैं ना, बहुत रेयर केसेस होते हैं, 100 में से एक बच्चा होता है। बट वो था, मेरा फ्रेंड था, मेरे साथ जो था। और मैक्सिमम बच्चे इस रेंज में होते हैं, कुछ बच्चे ये भी मान के चलो 10 से 12 घंटे भी पढ़ते हैं। बट हाँ, ऑन एन एवरेज 6-7 घंटे एक ये मिनिमम बेंचमार्क होता है, इतना करना होता है, और कर रहे हैं उसको इफेक्टिवली कन्वर्ट करना होता है। चलो ठीक है, आगे का क्वेश्चन था, आर यू गोइंग टू टीच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नो, आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक एंड फिजिकल बोथ आर इंटायरली डिफरेंट। तो वो हमेशा यही एडवाइजेबल होता है कि 2 अलग अलग टीचर पढ़ाएं, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अलग अलग तरीके से सोचना होता है थोड़ा, मतलब ये वैसी बात हो जाती है कि सेम टीचर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए वो अलग टीचर ही पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक।
First chapter of chemistry, Introduction to Chemistry, ITC. In this chapter NCERT में चैप्टर अलग से नहीं दिया है, रेजोनेंस में इसे पढ़ाया जाता है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री जस्ट टू फॉर्म द बेस। जो आने वाले 2 से 3 चैप्टर है उनका बेसिक पार्ट इसमें कवर किया जाता है। क्लियर? जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा पार्ट, एटम, मोल, मॉलिक्यूल, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, यूनिट का कन्वर्जन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम का। Dalton's atomic theory, any one of you? मुझे जहां तक लगता है 9th-10th में कहीं तो होती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। किसने सजेस्ट की थी और किस ईयर में सजेस्ट की थी? अनम्यूट करो, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। कोई भी बात ही नहीं कर रहा है मुझसे। क्या मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है? तुम बोल रहे हो तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ कौशल, अनम्यूट करो। यस सर। किसने सजेस्ट की थी और कब सजेस्ट की थी? सर डाल्टन ने 1805 में, जॉन डाल्टन ने। ठीक है। Sir John Dalton suggested this Dalton's atomic theory in early 19th century. मुझे 1808 याद है, तुमने 1805 बताया। ठीक है, मैटर नहीं करता, वो 2-3 साल। मुझे नहीं पता तुम सही हो मैं सही हूँ, बट ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है ना, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। सो सजेस्टेड इन 1808 सर डॉल्टन सजेस्टेड दिस थ्योरी। और 1808 के पहले हमें ये भी नहीं पता था वी हैव सम पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एटम। एटम जैसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है हमें नहीं पता था। तो कुछ 200 साल पहले हमें एटम के बारे में पता लगा। और इसमें जो मेनली बात की गई थी, एनी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ स्मॉल tiny particle called atom. The word atom means non-breakable, जिसे ब्रेक ना किया जा सके। या ये ग्रीक लेटर है, एटम मीन्स विच इज नॉट ब्रेकेबल। क्या फॉन्ट साइज दिख रहा है या मैं थोड़ा सा और बड़ा लिखूं? सर दिख रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ वर्ड यदि बाई चांस नहीं समझ में आया तो बता देना। वैसे तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है कि सबको समझ में तो आएगा ही। जस्ट जोकिंग। किसी को कुछ नहीं क्लियर होता है उसी टाइम पूछना। क्लियर मतलब हमें कोई भी डाउट्स को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, साथ में क्लियर करते चलना है। So any element is made up of very small particles, tiny particles, and we call them atom. Atom means which is not breakable. Atom को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। क्या कोई बताएगा ये पॉइंट सही था या इसे बाद में गलत प्रूफ कर दिया गया? गलत प्रूफ कर दिया। गलत प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया कि गलत है? तुम प्रूफ करके बताओ मुझे कि गलत है। बोलो सही गलत क्या बोल रहे हो, मैटर नहीं करता ना। तुम जितना तुम्हें लगता है बोलो। मतलब जब तुम बोलोगे, इंटरेक्ट करोगे, तब मुझे पता लगेगा अच्छा ये। और जब फिर मैं तो सही करूंगा तुम्हें और लॉन्ग टर्म तक ध्यान रहेगा। तो मैटर ये नहीं करता कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें जो भी लगता है सही गलत करेक्शन करने के लिए तुम्हें होना है। तुम्हें जितना सर रदरफोर्ड ने प्रूफ किया था वो यो कैसे प्रूफ किया था कि ये सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है? सर उसने वो इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है, ये उसने फाइंड किया था वो अल्फा पार्टिकल्स इस पे हिट करके। गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल।
डिस्चार्ज ट्यूब ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली this point was proven wrong because we got to know about small particles, some particles which are smaller than atom. हमें ये पता लगा कि कुछ पार्टिकल ऐसे भी हैं जो एटम से भी छोटे हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा गया बाद में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ने इन्हें, इस पॉइंट को, डाल्टन्स को गलत प्रूव किया। तो हम इसके ड्रॉबैक्स में वो लिखेंगे, अभी नहीं लिखना है। We have small particles which are smaller than atom called electron, protons and neutrons. क्या कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटम में कहां पर होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस protons, nucleus, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर। electrons in प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, गुड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, मूव करते हैं, कुछ ये हमें पता है। अच्छा, न्यूक्लियस में जैसे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ और होता है कि सिर्फ वो दोनों ही होते हैं? अभी तक इतना ही पता है। बेसिकली हमें 10 तक इतना ही बताया जाता है, तो सही भी है, कुछ ऐसा गलत नहीं है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, दो सबएटॉमिक पार्टिकल है, बट एज ऑफ नाउ वी हैव मोर देन 35 सबएटॉमिक पार्टिकल which exist inside the nucleus. एक, दो, तीन, चार नहीं, मोर देन 35 सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? बोसोन, मीजोन, क्वार्ट्ज, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और इनमें से, मतलब 35 में से बता रहा हूँ, तो 35 तो मुझे तब का पता है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, तब मैंने पढ़ा था। उसके बाद मुझे ये ध्यान है, मैंने न्यूज़पेपर में 2 या 3 बार ऐसा पढ़ा है कि इस पार्टिकल की न्यूक्लियस में डिस्कवरी हुई है। ये जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बाद पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है, बहुत ज्यादा इनका मास वगैरह नहीं होता है। दे डू नॉट क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। इसलिए हम जो पढ़ते हैं ना पहले से, बचपन से, उसे ऑलमोस्ट एक्सटेंड कर देते हैं 12 तक कि हम तो, यदि हमें बोला गया एक न्यूक्लियस का मास बताओ, हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं। उसमें जो दूसरे पार्टिकल है वो नेग्लिजिबल मास होता है, दे डू नॉट क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी, इसलिए इग्नोर करना चल जाता है। बट हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियस में बहुत सारे सबएटॉमिक पार्टिकल हैं और एग्जिस्ट करते हैं। आज तक शायद हमें 38, 39 पता होंगे, हो सकता है आज से 25 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद और भी हमें पता लग जाए। क्लियर? और एटम, न्यूक्लियस एक ऐसी चीज है जिसपे डिस्कवरी ऑलमोस्ट लास्ट 200 ईयर से जारी है, और आने वाले भी 20, 30, 50 ईयर्स में बहुत ज्यादा चीजें डिस्कवर होने वाली है। और ये भी पॉसिबल है, पता है, न्यूक्लियर, एक्चुअली न्यूक्लियस को इसलिए एक्सप्लोर किया जा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत, एक एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी, और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि शायद इसे हम एक प्रॉपर वे में, एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर पाए, तो हमें दूसरे एनर्जी के सोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो हो सकता है आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब हम कहीं जाएं, हम 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया, अभी हम जाते हैं पेट्रोल पंप, 2000 का पेट्रोल डाल दो, ऐसा कुछ 2000 का 3000 का पेट्रोल डलवाते हैं। हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, यदि हम न्यूक्लियर एनर्जी को इतना एक्सप्लोर कर पाए, हम उसमें पेट्रोल डलवाने की जरूरत ही ना हो, एटम डाला, उसकी न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर लिया। अभी भी हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, बट वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है न्यूक्लियर बम की, न्यूक्लियर फ्यूजन में, जैसे कंस्ट्रक्टिव वे में एक नॉर्मल डेली रूटीन में यूज करना, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, गैस का रिप्लेसमेंट, जो कुकिंग गैस होती है, उसमें यूज करना, उस पर डिस्कवरी चल रही है। उसे प्रॉपर वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में यदि हम यूज कर पाए, तो शायद हमें दूसरे एनर्जी के सोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी। क्या? तो चल रहा है काफी कुछ इस पे रिसर्च, लास्ट 200 ईयर से चल रही है और आगे भी चल रही है, एटलीस्ट 50-100 साल तो चलेगी। और चलो, फर्स्ट पॉइंट हुआ, हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर।
Atom is the smallest particle of a metal which participates in a chemical reaction. इससे छोटा पार्टिकल कोई भी नहीं है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे. Is that okay, Tanisha? Yes, sir. And the second point is valid till now. ये अभी तक किसी ने गलत प्रूफ नहीं किया है, ये सही है अभी तक. सबसे छोटा एटम ही होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. किए दोनों कॉपी. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स. Yes, sir. Yes, sir. Atoms of same elements are identical with respect to their charge, size and mass. Atoms of different elements are differ with respect to their charge, size and mass. यदि हमने मैग्नीशियम के एटम को सोडियम के एटम से कंपेयर किया तो कभी भी मैच नहीं होंगे चार्ज, साइज, मास के रिस्पेक्ट में. बट यदि हमने सोडियम के एटम लिए, चाहे कहीं से भी लिए हो, सारे सोडियम के एटम आइडेंटिकल हो. तो दोनों पॉइंट बहुत लिमिट तक करेक्ट हैं. बट यस, वी हैव ड्रॉबैक्स ऑफ दिस 2 पॉइंट. इनके भी ड्रॉबैक्स हैं, बताता हूं मैं ड्रॉबैक्स क्या है इन दोनों के. कार्बन 612, कार्बन 614
दोनों ही कार्बन के एटम्स है 612 and 614. One has 12 unit mass, another has 14 unit mass. So they can have different mass. Existence of isotopes, atoms from the same element with same atomic number but different mass number. यहाँ पे तो लोग बोला था कि मास सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, बट आइसोटोप्स जो रेयर केसेस होते हैं, कम केसेस होते हैं, उसमें ये पॉसिबल है. तो इसका एक्सेप्शन है. इसका भी एक्सेप्शन बता देता हूं मैं. कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है 40, वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ आर्गन हैज मास 40. एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट, वन फ्रॉम कैल्शियम, वन फ्रॉम आर्गन हैज सेम मास. हाँ तो बोलो सर डिफरेंट मास हो. एटम फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर विद रिस्पेक्ट टू देयर मास. यहाँ पे तो मास सेम आ रहा है. इसे कहा जाता है आइसोबार. सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर. आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास. ये मैंने पढ़ाया था क्या तुम्हें वैसे जब 10th के कुछ लेक्चर्स लिए थे? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था तब? सर आइसोटोप्स बताए थे कुछ कुछ एलिमेंट्स के. ठीक है, चलो वैसे मैंने जो भी पढ़ाया था बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं हुए थे, मैं डेफिनेटली जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसको ये दिमाग में रखते पढ़ाऊंगा कि मुझे 11 के बेस से स्टार्ट करना है ना, तो मैं सब कुछ ही बताऊंगा. ओके, ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थे वो हमने लिखे. नाउ सम पॉइंट्स आई एम शेयरिंग ऑन स्क्रीन. इसके और भी पॉइंट्स हैं, ये ज्यादा यूजफुल थे, मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए सारे, तो उसको मैं पढ़ते भी जाऊंगा, मैं एक्सप्लेन भी करते चले जाऊंगा. Screen is visible? Yes, sir. चलो, हाँ ओजस, कैन यू हियर मी ओजस? यस सर. तुम पढ़ो यहाँ पर 4th पॉइंट. Okay. Atoms are indestructible, that is, atoms are neither created nor destroyed in chemical reactions. So atoms are indestructible, we cannot destruct the atom. हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल एटम्स जितने रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में होंगे. नेक्स्ट पॉइंट ओजस. 5th one. यस. Atoms of element combine to form molecules and compounds are formed when atoms of more than one element combine. So atoms of element combine to form molecules and compounds are formed when atoms of more than one element combine. इसका मीनिंग क्या हुआ ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन से हमने रिएक्ट करवाया, तो बेसिकली दो नाइट्रोजन के एटम्स मिलकर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ठीक है, यदि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा N2 तो वो हो जाएगा हमारे पास किसी भी एक मॉलिक्यूल. और यदि कंपाउंड की बात करेंगे CO2, एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन हुआ. तो कार्बन ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम एलिमेंट्स हो गए. N2 एलिमेंट का मॉलिक्यूल हुआ, CO2 एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल. कंटिन्यू 6th पॉइंट. In a given compound, the relative number and kind of atom is constant. In a given compound, the relative number and kind of atoms are constant. इसका मीनिंग ये हुआ CO2 में हमेशा एक कार्बन और दो ऑक्सीजन एटम होंगे. It is not possible to have 3 ऑक्सीजन एटम in CO2. मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को. जो लास्ट पॉइंट है उसमें ये कहा गया, यदि हमारे पास अमोनिया है, मान लो हमारे पास अमोनिया है नासिक में, हमने नासिक के लेबोरेटरी में बनाया. एक अमोनिया को बनाया गया यूएस की किसी लेबोरेटरी में. क्लियर? एक अमोनिया को बनाया गया लेट्स से दिल्ली के किसी लेबोरेटरी में.
ऐसा नहीं है कि अलग अलग सोर्स होगा, अलग अलग जगह बनाएंगे तो अमोनिया में नंबर ऑफ एटम्स का रेशो चेंज हो जाएगा। एक अमोनिया में कहीं भी बनाओ, एक नाइट्रोजन एटम होगा, 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, दिस विल नॉट चेंज। H2O पानी, पानी का सोर्स कुछ भी हो, चाहे रेन वाटर हो, चाहे नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, एक H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से पानी मिला, उसका फॉर्मूला एक बार H3 हो गया, एक बार H2 हो गया, एक बार HO हो गया। So formula will not change, the number of atoms per molecule will not change. Obvious है, हमें पता भी है। Is that okay? यस सर। यस सर। अच्छा, आज पहला लेक्चर में तुम्हें एक चीज और थोड़ा सा बोलना भूल गया हूँ। हमें 4 सेपरेट नोटबुक बनाने हैं ना, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग, बायो का अलग, क्योंकि ये लेक्चर नोट्स तुम्हें वापस से ऐसा नहीं कि तुम फिर फेयर करोगे। ड्यूरिंग द लेक्चर वॉट एवर वी आर राइटिंग देयर इज अ फाइनल लेक्चर नोट्स, मतलब अच्छे से बनाना है लेक्चर के टाइम पे ही। ट्राई करो हेडिंग रेड या ब्लैक कलर से लिख लो और फिर लेक्चर नोट्स ब्लू कलर से, मतलब 2 कलर एटलीस्ट यूज कर लो, थोड़ा सा नीट रहेगा। हमें 2 से 2.5 साल ये लेक्चर नोट्स यूज करने हैं, बहुत बार रिवाइज करना है। जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा पढ़ने में अच्छा लगेगा। मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अभी रफ करो फिर उसको बहुत अच्छे से फेयर करो, रफ फेयर वाला चक्कर खत्म करो, एक ही बार में अच्छे से लिखना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक लेक्चर नोट्स में नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा कोर्स स्टार्ट होगा, हर एक महीने, यदि ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती है, हर एक महीने 3 वीक में तुम्हें सेंटर पे बुलाया जाएगा, जिसमें तुम्हारा लेक्चर नोट, तुम्हारा होमवर्क चेक किया जाएगा। क्या? तो ध्यान रखना लेक्चर नोट अच्छे से बनाने हैं। यस सर। तक नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं, एक एक लेक्चर ही हुआ है सारे सब्जेक्ट का, अच्छे से बना लेना नेक्स्ट टाइम से, और इसको कॉपी कर लेना जो अब तक हुआ है। चलो मैं वो शेयर कर रहा हूँ। जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स ऑलरेडी हमने लिख लिए थे, 4th, 5th एंड 6th पॉइंट तुम्हें कॉपी करना है यहाँ अभी। You need to copy 4th, 5th and 6th point. अनुष्का, किरण, करीना, सॉरी, जब भी कॉपी हो जाए मुझे कंफर्म करना ना। Done, sir. Done, sir. ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक हाइपोथेसिस है, जिसमें बेसिकली जो ड्रॉबैक्स है हमारे, जो ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस किए हैं, वो इसमें से हटा दिए गए। फिर ड्रॉबैक्स में से atom is no longer considered to be indivisible. The word indivisible means divisible means which can be breakable, indivisible means non breakable. तो अब ऐसा कंसिडर नहीं किया जाता है कि एटम ब्रेकेबल नहीं है, इट इज ब्रेकेबल, इसका छोटे भी पार्ट हैं। Second, atoms of the same element may have different atomic mass. Existence of isotopes that I have already explained you on board. Isotope का existence same atomic mass नहीं होता है। Second के बाद third point है, atoms of different element may have different atomic weight, may have same atomic weight, sorry. Existence of isobar. Yeah,
आइसोबार में दो अलग अलग एटम के सेम मास हो सकते हैं, जो एग्जांपल मैंने बोर्ड पे भी लिया था। फोर्थ, atom is no longer indestructible in many nuclear reactions. A certain mass of the nucleus is converted into energy along with alpha, beta, gamma rays. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जरूरी नहीं कि एटम बचा ही रहे, स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम कंज्यूम भी हो सकता है, दूसरे एटम में भी कन्वर्ट हो सकता है। लास्ट पॉइंट, एटम may not always combine in simple whole number ratio. Example this, the element carbon, hydrogen and oxygen are present in this ratio, which is not a simple whole number ratio. फिफ्थ वाला अभी हमारे काम करेंगे, एक अलग से हम लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, उसमें देखेंगे। मॉडर्न एटॉमिक हाइपोथेसिस के यू कैन कॉपी फर्स्ट 4 पॉइंट्स, पहले 4 पॉइंट्स में कॉपी करने हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो तुम्हारे बुकलेट्स हैं वो भी नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। जो भी चैप्टर्स अभी चलेंगे तुम्हारे 10th में और स्टार्टिंग के 11th के, 2-2 या 3-3 बुकलेट सारे सब्जेक्ट के वो तुम कलेक्ट कर सकोगे। मैं बता दिया जाएगा ना, ग्रुप पे प्रॉपर मैसेज आ जाएगा जब बुकलेट्स कलेक्ट करने होंगे सेंटर से। You need to copy first 4 points of modern atomic hypothesis. ये मत लिखो भले द मेन मॉडिफिकेशन, डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। आयुष, सिद्धेश, भाग्यश्री, करण, समझ में आ रहा है जो भी हम कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. वैसे आज बहुत ज्यादा हैवी कुछ भी नहीं किया है, जस्ट इंट्रोडक्शन ही था। क्या कॉपी कर लिया है अनुष्का? Yes, sir. सभी का हो गया है कॉपी फर्स्ट 4 पॉइंट्स? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखता हूं मैं। देखो, यदि हम थोड़ा सा एटम को समझें कि होता क्या है, एटम, मोल, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, तो सबसे छोटा हमारे पास होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे पास, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो सबसे छोटा क्या हो गया इन चारों में? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किस चीज से बना होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। These are present in nucleus. No doubt, we have more than 35 subatomic particles, but classically हमें ये दो पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? ये दो ज्यादा मैटर करते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के बाद आता है एटम। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है प्लस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। सो एटम मिलके बनता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम and electrons are moving around the nucleus, so combination of nucleus and electron can give the atom. अब आते हैं मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स प्लस एटम्स ऑफ मे बी सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। तो सबसे छोटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद एटम, एटम मिलके, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे एटम, एटम और एटम मिलके बनाएंगे मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके बनाएंगे मोल। तो मोल इन सब में सबसे बड़ा। मोल मीन्स 6.02 10 to the power 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे तब जाके हम बोलेंगे एक मोल हो गया है। तो हमें थोड़ा सा पिक्चराइज करना जरूरी है, समझना जरूरी है। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे बाहर आए इलेक्ट्रॉन, तीनों ने मिलकर बना दिया एटम, एटम और एटम ने मिलकर बना दिया मॉलिक्यूल, और ऐसे एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10 to the power 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स ने मिलकर बना दिया 1 मोल। मतलब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है इन कंपैरिजन टू दिस। ये काफी बड़ा नंबर है। इतने 10 to the power 23, जीरो लगाते जाओ, 23, इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाएंगे एक मोल। या तो ये यदि हमें थोड़ा सा पिक्चराइज हुआ था, अच्छा ऐसा है, तो कोई भी क्वेश्चन को हम इजीली कैच कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। कर लो एक कॉपी। स्मॉल टू बिग,